अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अमरजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का चल रहा है, प्रैक्टिस सेट की जो भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस एक स्टेप आगे चलते हुए आज हम लोग हड़प्पा के टीलों का जो उत्खनन है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कुछ आपके कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमारा एक थीम है कि प्रैक्टिस सेट विथ कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों का जो उत्खनन है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के टीलों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक, ये तो उन्होंने किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। लेकिन मैसन ने यह बताने में असमर्थ रहे कि हड़प्पा का जो भी किला या टीला है वह किसी प्रकार के संस्कृति का प्रतिनिधि करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक उत्खनन होता है और वह होता है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1873 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का जो टीले थे उनका सर्वेक्षण किया और कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की, या आप कह सकते हैं कि पुरातात्विक वस्तुएं वहां से प्राप्त की वहां से। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर को बता दें कि ये मतलब बताने में असमर्थ रहे कि यह किसी संस्कृति या सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो जो भारतीय पुरातत्व है उसके जनक के रूप में उनको जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने 1853 और 1873 के बीच में क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। ठीक है, उसके टीलों का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जेएफ फ्लीट के बारे में। तो जेएफ फ्लीट ने 1912 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के टीलों का शोध किया और उसके बाद अपने शोध को उन्होंने, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम है एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका, और इस पत्रिका में उन्होंने अपने जो भी शोध किए थे हड़प्पा सभ्यता के टीलों को उत्खनन से संबंधित, उन सभी शोधों को उन्होंने इस लेख में प्रकाशित किया। लेकिन एक बात और इसमें आपको ऐड करना चाहेंगे हम कि वह कौन? फ्लीट। फ्लीट ने 1912 में जो भी अपने शोध किए थे हड़प्पा सभ्यता के टीलों के बारे में, उसको यह बताने में असमर्थ रहे, ये भी असमर्थ रहे कि यह किसी प्रकार के संस्कृति या सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने किया, ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर ने किया, फिर फ्लीट ने किया। तो इन लोगों ने उत्खनन तो करवाया लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि क्या यह किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष बने थे, तो उन्हीं के शासन काल में, उन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के जो टीले थे उनका उत्खनन उन्होंने कराया था। और ये कब कराया था? 1920 में कराया था। ठीक है, देखिए 1920 में कराया था और बहुत जगह क्या दिया है कि 1920 से 21। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बुक्स में आपको ये अलग अलग मिल जाएंगी, लेकिन एनसीईआरटी के अगर रूप में माना जाए, एनसीईआरटी की, तो उसमें ये बताया गया है कि जॉन मार्शल ने 1920 ईस्वी में ही भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष बने थे और उन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा के टीलों का उत्खनन उन्होंने कराया था। ठीक है, और यहीं से इस खोज के यानी ये जो खोज था, यह खोज 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, ये जितने भी सारे खोज किए गए थे। ठीक, अब यहाँ से हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे दयाराम साहनी के बारे में ही, कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का पुनः जो उत्खनन किया था वो 1923 से 1924 ईस्वी में, तथा उसके बाद 1924 से 1925 ईस्वी में उन्होंने किया था। ठीक है, 2 बार उन्होंने उत्खनन किया था। इसके अलावा उन्हीं के साथ माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, ये भी एक इतिहासकार थे। तो इन्होंने भी 1926 ईस्वी से लेकर के 1933 से 34 के बीच में, ठीक है, 1926 से 1927 ईस्वी और उसके बाद 1933 से 1934 ईस्वी तक हड़प्पा की जो खुदाई कराई थी, हड़प्पा की खुदाई नहीं, हड़प्पा के टीलों की जो खुदाई कराई थी वो इसके बीच में उन्होंने कराई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन सभी खुदाइयों के द्वारा, इन सभी उत्खनन के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी नदी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, इसीलिए पिग्गट ने जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो उसको एक देश की 2 राजधानी बताया है। ठीक है,
इसके बाद फिर क्या होता है कि 1946 में सर मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करके बहुत सारे पुरातात्विक महत्व की जो वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कुछ समझ रहे होंगे इसके बारे में। तो 1946 में सर मार्टिमर व्हीलर के ही निर्देशन में जो उत्खनन कराया गया था, उस उत्खनन में बहुत सारे वस्तुएं पूरा काल की, यानी कि हड़प्पा काल की जितनी भी वस्तुएं थी 1946 के जो उत्खनन हुआ था उसमें प्राप्त की गई थी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी विस्तार हैं कौन कौन से देश में, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह कुल मिलाकर के जो देश हैं, पूरे देश में तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन जो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वह मुख्यतः 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण विस्तार देखने को मिलता है और उसके साक्ष्य भी वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो और ये कौन कौन से देश हैं? तो पहला जो देश है वह अफगानिस्तान है, ठीक, दूसरा जो है वह पाकिस्तान है और तीसरा हमारा अपना देश यानी कि भारत। ठीक, तो इन तीनों देशों में यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि हर एक देश में यानी प्रत्येक देश में जो हम तीनों देश हम लोग बताए हैं उन देशों में देश के कौन कौन से राज्य में और कौन से जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ, अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वह अफगानिस्तान है। ठीक, अफगानिस्तान में देखिए 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। ठीक है, और एक बात और बता दें कि अफगानिस्तान सबसे एक ऐसा देश है तीनों राज्यों में सबसे मतलब सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार हुआ है तो वह अफगानिस्तान देश में ही हुआ है। ठीक है, और अफगानिस्तान के में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वह मिले हैं और वो 2 साक्ष्य कौन कौन से राज्य हैं? मुंडीगाक और सुत घोई है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं पाकिस्तान के बारे में बात करने। तो पाकिस्तान जो दूसरा देश है जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ वो 3 राज्यों में हुआ है, मुख्यतः 3 राज्यों में। पहला जो राज्य है वह बलूचिस्तान है, दूसरा जो है पंजाब है और तीसरा जो है वह सिंध है। तो अगर हम बात करें कि बलूचिस्तान में कौन कौन से ऐसे ज़िले जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है, तो वह ज़िला है बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर, सुतकाहको। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब के बारे में तो पंजाब भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान में पंजाब का जो राज्य है उस राज्य में हड़प्पा, जलीजपुर और रहमान खेड़ी या ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि स्थल हैं जहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है या जो भी चीज़ें हुई हैं उनका विस्तार आप कह सकते हैं वो मिले हैं। वही सिंध के बारे में बात करें तो सिंध राज्य से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, गुड़ीदरो और आमरी आदि राज्यों जिलों में उसका विस्तार मिला है हम लोग को। ठीक है, अगर हम बात करें अपने देश यानी भारत में, तो भारत में कुल जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है वह कुल 7 राज्यों में हुआ है। ठीक है, तो इन 7 राज्यों में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो इन 7 राज्य कौन कौन से एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं। पहला जम्मू कश्मीर है, दूसरा पंजाब है, ठीक, तीसरा हरियाणा है और चौथा जो है वह राजस्थान है और पांचवा जो है वह गुजरात और फिर महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी आता है। ठीक, तो आपको हम एक एक 1 बाय 1 बताएंगे कि किस राज्य में कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, तो पहला पंजाब में रोपड़, हुलास, राखीगढ़ी। ठीक है, सॉरी, पंजाब में रोपड़ और हुलास सिर्फ 2 ही जिले हैं जहां पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी और मित्ताथली, ठीक, ये 2 जिलों में हुआ है। वहीं राजस्थान में कालीबंगा सिर्फ हुआ है और गुजरात में लोथल, सुरकोटदा और धौलावी, ये 3 राज्य हैं, 3 जिले हैं। गुजरात में 3 जिले और राजस्थान में 1 जिले में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं या विस्तार हुआ उनका। अब अगर बात करें हम यहाँ पर कि महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो जिला है महाराष्ट्र का दामाबाद, वहाँ पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। अब अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आलमगीरपुर और बड़ा गांव जो 2 जिले हैं वहाँ पर हम लोग को ये देखने को
मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है वहाँ पर। और आलमगीरपुर से तो बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो यहीं से मिले हैं, आलमगीरपुर से ही, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जगह हैं। अगर हम बात करें यूपी के संदर्भ में, तो यूपी में मिर्ज़ापुर एक ऐसा ज़िला है, वाराणसी मंडल, जहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, सॉरी ज़िले हैं, जहाँ पर कि उत्खनन हुआ है, ठीक है। कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह 3 देशों में है, और 3 देशों हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के। तो बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान में सबसे पहले सुतकांगे डोर है। तो यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे दास्क नदी के तट पर स्थित है, और इसका उत्खनन जो है वह ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज हेल्स ने क्रमशः 1927-1962 में कराया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो सुतकांगे डोर के बारे में, तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल खंड है, और यह अपने व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये तो बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है वह अगर चारों दिशाओं की बात की जाए, पूरा पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उसमें यह क्या है कि अपने सब ये पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है। अब वहीं बलूचिस्तान के दूसरे स्थल खंड के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान का जो दूसरा, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो सादी कौरिक नदी है उसके तट पर यह स्थित है, ठीक है। अब इसकी खोज जो है वह एफ हेल्स ने किया था, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आपको बताना है हमें। तो जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसमें 2 आते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है सुतकांगे डोर और दूसरा है सुतकाकोह, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें और आपको बता दें कि जो बलूचिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे 2 जो प्रमुख स्थल खंड है ये तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल खंड खोजे गए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा सभ्यता के ही हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो कहाँ गए हैं, ठीक है। इसलिए अब हम बात करते हैं आगे कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा है और जलीजपुर है, रहमान ठेड़ी है। तो उसमें हड़प्पा सभ्यता जो है जो हड़प्पा स्थल खंड है, ठीक, उसी के नाम पर ये हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया है, ठीक है। तो हड़प्पा से यह स्थलखंड जो है वो पंजाब के मांटगोमरी अथवा जो साहिवाल जिला है उसमें साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसका उत्खनन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने 1921 में किया था, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो मतलब यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता जो कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता इसको भी कहते हैं, तो वह इसी हड़प्पा स्थल के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसलिए रखा गया है कि एक नदी है सिंधु नदी, उसके नाम पर भी, चूंकि उसी के किनारे पर स्थित है, ये सारे जो भी विस्तार इनका हुआ है उसी किनारे पर, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, उसी में अब हम जो है उसमें जो आपकी इसी में हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुएं उसके बारे में। तो पहला माउंट एबी टीला वहां से प्राप्त किया गया है, टीला एफ प्राप्त किया गया है, एक अन्नागार प्राप्त किया गया है, मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त की गई है, और योगी की मूर्ति प्राप्त की गई है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ चीजें आपको बता दें कि देखिए क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त की गई हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हम आपको यहाँ कुछ बताना चाहते हैं माउंट एबी टीला के बारे में। तो जिस समय हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी कर रहे थे, तो उनको उसी समय एक टीला प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने उसका नाम क्या रखा, माउंट एबी टीला रखा। और माउंट एबी टीला के बारे में एक चीज़ और बता दें कि माउंट एबी टीला के दुर्ग की दीवारें जो होती हैं वो सीधे न होकर के क्या होती हैं, टेढ़ी होती हैं, ठीक। और माउंट एबी टीला के दुर्ग की दीवारें अंदर से कैसी होती हैं, कच्ची होती हैं, और बाहर से पक्की होती हैं, ठीक है। अब यहीं पे माउंट एफ के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो माउंट एफ जो है वह एबी टीले के उत्तर दिशा में है, ठीक है, और यह एक दूसरे टीला के रूप में मिला जिसे टीला एफ कहा गया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि नृतक की मूर्ति प्राप्त हुई है, R37 कब्र प्राप्त हुए हैं, एच आकार का कब्र प्राप्त हुआ है, तांबा गलाने का जो साक्ष्य वह मिला है हमें, और टांगा की मूर्ति भी प्राप्त की गई वहीं से, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं। तो हम अन्नागार के बारे में बात करें तो रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक।
और यहीं पर हड़प्पा सभ्यता से एक सिक्का प्राप्त हुआ जिस पर कि मातृ देवी की मूर्ति बनी हुई है, चित्र कह सकते हैं कि उनकी मूर्ति या चित्र बनी हुई है। ठीक है, R37 के बारे में अगर बात करें हम, तो R37 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो भी कब्र मिले हैं उसे इसलिए कहा जाता है R37 क्योंकि यहाँ से 37 कब्र मिले हैं। ठीक है, इसीलिए। और अगर एच आकार का कब्र की बात करें तो यहीं से एच आकार का कब्र भी प्राप्त हुआ, यानी जो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है, ठीक है, यानी लेटर जो है एच आकार का वहाँ से प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें पाकिस्तान का सिंध की, तो मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तरफ स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ है वह राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है, तो 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो है वो यह 1922 में किया था इन्होंने, और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो में कोई कब्र नहीं मिला है, बल्कि केवल और केवल सिर्फ कंकाल मिले हैं। इसलिए इसे जो भी इतिहासकार थे इसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यही बात करें कुछ चीज़ें और भी इसके बारे में, तो यहाँ बता दें कि मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर और रेगिस्तान के रेगिस्तान के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हमें दो तीन चीज़ें मालूम हुई हैं जो कि इस प्रकार है कि यहाँ मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से स्नानागार के अलावा स्नानागार में एक बहुत बड़ा स्नानागार में एक तालाब प्राप्त किया गया है। ठीक है, और यहीं पर स्नानागार में एक अन्नागार भी स्थित है, और इस अन्नागार में 27 खंड थे। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, वह अन्नागार ही है। और किले के अंदर जो पुरोहित भवन प्राप्त हुआ है उसे ही क्या कहा जाता है, एक अद्भुत संरचना कहा है। किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह स्नानागार के तीनों ओर कमरे बने हैं और तथा लोग स्नान करने के पश्चात इन्हीं कमरों में अपने कपड़े बदलते थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक अद्भुत संरचना कहा है। किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। ठीक है, अगर हम यही चन्हुदड़ो की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसका जो उत्खनन है वह गोपाल मजूमदार ने 1931 में करवाया था। ठीक है, तो यह तो थी चन्हुदड़ो के बारे में। अब अगर कुछ चीज़ें हम अगर आपको बताना चाहें चन्हुदड़ो के बारे में, तो यह इसकी खोज NG मजूमदार, यानी इन जो गोपाल मजूमदार हैं इनको NG मजूमदार भी कहा जाता है, और इसका खोज इन्होंने किया था। लेकिन अगर हम बात करें इनका उत्खनन, तो इसका जो उत्खनन है वह इन्होंने करवाया था। ठीक, वक्राकार ईंट के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और कच्ची ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का एक साक्ष्य भी यहीं से हमें प्राप्त हुआ है, चन्हुदड़ो से ही। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिकैप करते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वह जम्मू कश्मीर में मांडा जिले में है, हरियाणा के राखीगढ़ी और मिताली जिले में है, पंजाब की बात करें तो रोपड़ और हुलास जिले में है, वही राजस्थान के कालीबंगम जो जिला है वहाँ तक है। ठीक है, अगर हम यहीं पे दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात में बात करें तो गुजरात का लोथल, सुरकोटदा, धौलावीर और रंगपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। वहीं महाराष्ट्र में दैमाबाद और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और बड़ा गांव है। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ और ज़िलों के बारे में बात करें तो ये सारे ज़िले हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस राज्य में कौन से ज़िले में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और क्या क्या है। तो अगर हम भारत के गुजरात जो राज्य उसमें जो भी स्थान उसके बारे में बात करें तो धौलावीर के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात के कच्छ में महर और मनसेहरा नदी के किनारे धौलावीर स्थान है। ठीक है, और यह जो धौलावीर का उत्खनन हुआ है वह उत्खनन JP जोशी और RS बिष्ट ने कराया है। ठीक है, तो इन लोगों ने यानी कि JP जोशी और RS बिष्ट ने तो इनका उत्खनन कराया ही है। इसके साथ साथ आपको हम और भी बताना चाहेंगे धौलावीर के बारे में कि धौलावीर से बहुत सारी वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनके बारे में बता रहे हैं। पहला है खेल के मैदान,
प्रतीकात्मक कब्र मिले वहाँ से, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको, और अगर हम बात करें प्रतीकात्मक कब्र की, तो प्रतीकात्मक कब्र उसे कहते हैं जिस कब्र में कोई हड्डी ना हो, ठीक है। और यहाँ से पॉलिश के अभिलेख भी मिले हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिश किया गया अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, पानी के जो पीने वाला पानी होता है उसके सप्लाई का साक्ष्य भी यहीं से हमें मिला है, ठीक है। और यहाँ से हमें यहाँ का जो नगर है वह 3 खंडों में विभाजित है, ठीक। और इसके साथ साथ यहाँ के मकान में जो मकानों में जो नींव है उसमें पत्थरों का भी प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि अभी तक की नहीं सुलझाई गई हैं, अभी उसको पता नहीं लगाया गया कि ये कहाँ पे यानी किस चीज़ के लिए लागू किए गए थे, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि भारत का गुजरात राज्य, यहाँ का रंगपुर के बारे में बात करें तो यह गुजरात के गठियावाड़ा जिले में सुखभादर या मादर नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो उत्खनन है वह रंगनाथ राव ने 1953 से 1954 के बीच में किया था, ठीक है। तो यह थी रंगपुर के बारे में बात। तो अगर हम रंगपुर के बारे में और भी आपको बताना चाहें तो इसका जो उत्खनन है वह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन उत्खनन कराया था। ये आपको पता है रंगनाथ राव ने कराया था, ठीक है। और यहाँ से बर्तनों के बिंदुदार चित्रांकन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम महत्वपूर्ण जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसके बारे में बात करें तो ये थी। और दूसरी जो है कच्ची ईंट के दुर्ग, यानी कि कच्ची ईंट के जो दुर्ग है उसके भी साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें धान की भूसी, ठीक है, तो धान की भूसी के भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी रंगपुर से प्राप्त हुए जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है। और इसके बारे में और भी अगर चीज़ें हम बताना चाहें तो और भी हैं, लेकिन गुजरात में और दूसरा अगर जगह के बारे में बात करें तो सुरकोटता, ठीक है। तो सुरकोटता के बारे में आपको बात करें तो यह गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। और इसका जो उत्खनन है वह जेपी जोशी और आरएस बिहारी ने किया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ के जो उत्खनित यहाँ से जब उत्खनन किया गया था तो उनसे क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अनोखी कब्र प्राप्त हुई है यहाँ से, ठीक है। अनोखी कब्र का मतलब होता है कुछ मानव के हड्डियों के अवशेष रखे गए थे यहाँ पर, ठीक है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एंटमिनी के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हमें। और घोड़े के जो अस्थियां होती हैं उनके भी साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोथल का, ठीक है। तो लोथल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोथल है, ठीक, लोथल का जो गुजरात के खंबात खाड़ी में स्थित है और अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित है। लोथल का जो उत्खनन है वह रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 में किया था, ठीक है। अब यहाँ से जो मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो यहाँ पर उत्खनित हुआ है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो उत्खनित चीज़ें हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दें हम कि लोथल के जो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता थे वह आरएस राव थे, ठीक है, यानी कि रंगनाथ राव जी थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। कितनी कब्रें? 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। और इन 20 कब्रों में से 3 कब्रों में युगल सवादाह का, ठीक है, सवादाह का, यानी एक कब्र से 2 लोगों की लाशें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से एक मुद्रा मिली है तथा इस पर 5 नाव के चित्र मिले हैं और अर्थात कि व्यापार के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक। और अगर हम बात करें मृत भांड के बारे में तो यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से हमें यहाँ से मृत भांडों पर अनेक प्रकार के चित्र मिले हैं, जैसे नाक की आकृति, पक्षी के मुंह में मछली इत्यादि, इस तरह के हमें चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से ही गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले जिसमें कि भोगवा नदी का पानी आता है, ठीक है। और आटा पीसने वाली चक्की भी यहीं से मिली है, यहीं से इनके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि कांसे की सुई भी हमें यहीं से मिली है, ठीक।
और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यानी अगर हम बात करें अर्थात कि हड़प्पा वासियों को जो कपड़ा सिलने गेहूँ पीसने की जानकारी प्राप्त हुई है वह लोथल से हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक, राजस्थान का कालीबंगम जो जगह है वहाँ पर भी इसका विस्तार है। तो कालीबंगम राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में, ठीक है, जो कि वर्तमान में हनुमान नगर के नाम से भी प्रसिद्ध है, में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा का खोज एएन घोष तथा उत्खनन बीबी लाल तथा बीके थापड़ ने किया था। ठीक है, और अगर यहाँ से प्राप्त जो वस्तु है उसके बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ से दरवाजा प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ से घग्गर नदी जो है वह सरस्वती नदी के किनारे पर यह स्थित है। यहाँ से एक पल्ले दरवाजे का साक्ष्य मिला है और पक्के सड़कों के भी साक्ष्य में यहीं से मिले हैं। यहाँ से कुल 37 कब्रें मिली हैं तथा युगल शवादाह भी मिला है हमें। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ एक लकवाग्रस्त बच्चे का भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर, और भूकंप के भी साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर हम एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहें तो 100 विसर्जन के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वह भी हमें यहीं से यानी कि कालीबंगम से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं जैसे कि दरवाज़ा, 37 कब्रें, एक बच्चा जो कि लकवाग्रस्त है, और यहाँ की जो सड़कें पक्की हैं, जूते हुए खेत, भूकंप के जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें मिली हैं वह कालीबंगम से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगर हम कालीबंगम के बाद बात करें दूसरे राज्यों के, तो यहाँ पर हम पंजाब के बारे में बात करेंगे कि पंजाब का जो रोपड़ है, ठीक है, वह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो उत्खनन करता है, तो रोपड़ का जो उत्खनन हुआ है वह यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया। और कब करवाया था? तो 1953 से 1956 के बीच में उन्होंने इसका उत्खनन कराया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो रोपड़ है, रोपड़ से अगर प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसके बारे में हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और एक चीज़ और को ऐड कर दें, इसका जो खोज हुआ था, ठीक है, रोपड़ का जो खोज हुआ था वह बीबी लाल ने किया था और उत्खनन किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। ठीक है, ये तो थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रोपड़ के बारे में कि इसका खोज किसी और ने किया था और उत्खनन किसी और ने कराया था। अब अगर हम यहाँ से बात करें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उनके साक्ष्य में हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य में मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। तो